दीपक चौरसिया, यूपी में जब से मायावती की सरकार थी तब आरोप लगता था कि नौकरशाही की तूती बोलती है और जूते की नोक पर रहते हैं बाकी तमाम लोग। लेकिन अखिलेश की सरकार में कमोबेश उल्टा हो रहा है। नौकरशाही परेशान है, नौकरशाही भाग रही है, इधर उधर जा रही है, क्योंकि अखिलेश राजनीतिक दबाव में, ऐसा उन पर आरोप लग रहा है कि वो राजनीतिक दबाव जैसे ही आता है वैसे ही नौकरशाही पर गाज गिरा देते हैं। ताजा मामला है दुर्गा शक्ति नागपाल का और अखिलेश ने उन्हें सीधे सीधे सस्पेंड कर दिया है। डीएम की रिपोर्ट के बाद भी कि मस्जिद की दीवार उन्होंने नहीं गिराई थी, एक धार्मिक स्थल के बारे में कहा जा रहा था, इसके बाद भी अखिलेश उनका निलंबन वापस लेने को राजी नहीं दिखते। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन अब अखिलेश सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं हैं और अब आईएएस एसोसिएशन से लेकर देश के बड़े बड़े उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दुर्गा के निलंबन का आधार क्या है। ऐसे अधिकारियों को तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, इनाम दिया जाना चाहिए, ना कि उनको दंडित किया जाना चाहिए। इससे जो सही काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। अगर नहीं होगा तो तय प्रक्रिया है, हम सरकार के पास जाएंगे और ऊपर जाएंगे, और नहीं होगा तो फिर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास नेताओं और नौकरशाहों के सवालों के जवाब नहीं हैं। फिर भी वो जिद ठान चुके हैं कि उन्होंने जो किया ठीक किया। जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई ठीक हुई है। राजनीति में साजिश नहीं करेंगे लोग और क्या करेंगे। ये जो सरकारें या राजनीति हो रही, इसमें साजिश नहीं हो रही। क्या ये समय नहीं था कि एसोसिएशन के लोग घुस नहीं पाते थे? क्या वो समय आपको याद नहीं कि जहां पर अधिकारी की आत्महत्या हुई कि हत्या हुई, ये नहीं पता? तब एसोसिएशन कहां थी? दुर्गा को सस्पेंड करने के फौरन बाद अखिलेश यादव ने दावा किया था कि गौतम बुद्ध नगर के एसडीएम सदर ने कादलपुर गांव में एक धर्मस्थल की दीवार पर बुलडोजर चलवा दिया था, जिससे माहौल बिगड़ रहा था। बहुत सारी ऐसे भी मामले होते हैं जहाँ कहीं सांप्रदायिक तनाव न पैदा हो या कोई ऐसी बात न हो जहाँ गांव में किसी तरह के विवाद बढ़ जाए। और ये प्रशासनिक कभी कभी निर्णय लेने पड़ते हैं। आप ही कहते हो कि निर्णय नहीं लेते और आप ही कह रहे हो सभी निर्णय ले लिया। मुझे खुद जानकारी नहीं कि आप पूछना क्या चाहते। क्या अब अखिलेश जी बताएंगे कि सांप्रदायिक तनाव भड़कने की रिपोर्ट उन्हें किसने दी? इलाके के थाने में तो ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं है। गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुर्गा नागपाल ने दीवार नहीं गिरवाई, वो सिर्फ मुआयना करने गई थी। तो क्या किसी आईएएस को सस्पेंड करने के लिए इतना ही काफी है? आमतौर पर किसी आईएएस को सस्पेंड करने की कार्रवाई जिले के डीएम या फिर मंडल के कमिश्नर की रिपोर्ट पर होती है। दुर्गा को किस अधिकारी की शिकायत पर सस्पेंड किया गया? दुर्गा को सस्पेंड करने से पहले क्या सरकार ने कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया था? यूपी में मुलायम सिंह यादव और मायावती की सरकार में प्रमुख सचिव रह चुके पीएल पुनिया ने भी दुर्गा के निलंबन पर कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं। अकेले नहीं गई, वहां पर सीओ उनके साथ में थे, तहसीलदार उनके साथ में थे, और एसडीएम कोई व्यक्तिगत रूप से ईंटों को उठा उठा के थोड़ी फेंकेंगे जो कहेंगे दीवार गिरा दी। और सस्पेंड करने में बहुत साफ नियम है कि अगर कोई मेजर पेनल्टी देनी हो, उसको नौकरी से निकाला जाना हो, तभी सस्पेंशन हो सकता, वैसे सस्पेंशन नहीं हो सकता। दुर्गा के निलंबन का कोई प्रशासनिक आधार किसी की समझ में नहीं आ रहा और जो वजह समझ में आ रही है उसे अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं है। वजह है खनन माफिया, जिसकी नींद दुर्गा ने हराम कर दी थी। दुर्गा के निलंबन के बाद गौतम बुद्ध नगर जिले में अवैध खनन का काम फिर धड़ल्ले से शुरू हो गया है। 4 सालों से लगातार यहां अवैध खनन हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करना चाहूंगा कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि खनन किस
कदर हुआ है। अभी कुछ वक्त पहले ही, जिस वक्त हम यहाँ पहुंचे उसके कुछ वक्त पहले तक ही यहाँ पर खनन चल रहा था, लेकिन शायद कैमरा देख करके वो लोग जो अवैध खनन में जुटे हैं वो यहाँ से भाग चुके हैं। अखिलेश यादव से अब ये सवाल भी पूछा जाने लगा है कि वो दुर्गा को सस्पेंड करने की जो वजह बता रहे हैं, उसी आधार पर उन आईएएस आईपीएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिनके इलाकों में अखिलेश के कार्यकाल में ही दंगे हो चुके हैं। देखिए, मस्जिद भी गिरा दी जाए तब भी कोई सस्पेंड नहीं हुआ आज तक। ये तो जो खनन माफियाओं के खिलाफ उसने एक्शन लिया है, उसके वजह से उन खनन माफियाओं ने इसको एक बहाना बना करके सस्पेंड कराया है। जाहिर है जब तक इन सवालों के जवाब यूपी सरकार नहीं देगी तब तक ये बहस खत्म नहीं होगी कि आखिर दुर्गा नागपाल को सजा क्यों। क्या यूपी में ईमानदार अफसरों के लिए कोई जगह नहीं है? नोएडा में शिव पूजन और लखनऊ में खुर्रम निजामी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो वाकई इस सवाल का जवाब नहीं है और इसी बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस सवाल का जवाब ना तो समाजवादी पार्टी के पास है और ना ही अखिलेश यादव के पास कि आखिरकार दुर्गा शक्ति नागपाल को क्यों हटाया गया। सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल कि उन्हें कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं दिया गया। दूसरा बड़ा सवाल, उनके साथ तमाम अधिकारी जो उस जगह पर गए थे मौके का मुआयना करने के लिए, उनमें से किसी को क्यों हटाया नहीं गया। और तीसरा बड़ा सवाल ये कि आखिरकार डीएम की रिपोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि दुर्गा शक्ति नागपाल ने खड़े होकर वहां पर धार्मिक स्थल पर दीवार नहीं गिराई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नूतन ठाकुर जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार हैं, लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। अशोक वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी के नेता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेश्वर चौरसिया जी जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अदीब साहब जो कि एमपी राज्यसभा के हैं, इंडिपेंडेंट है, समाजवादी पार्टी के समर्थन के साथ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश चौहान जी जो कि पालेराम, जिनकी कल दुखद गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी सैंड माफिया के खिलाफ काम कर रहे थे। और विनोद चौहान जो कि उनके सहयोगी हैं और आकाश जो कि पालेराम जी के बेटे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, किस तरह से खनन माफिया काम करता है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर? उसका काम 4-5 साल से लगातार चल रहा था। प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया पर प्रशासन ने अनदेखा किया है। पुलिस को भी अवगत कराया, पुलिस जो है उसे मिली भगत करके काम करा रही है। आकाश, आपके पिताजी ने बताया था आपको क्या हो रहा है, किनके खिलाफ वो कार्रवाई करना चाहते हैं? हाँ। क्यों हो रहा है ऐसा? इस बारे में मेरी काफी बार उनसे बात हुई है, बताते थे और बोलते भी थे, खुश भी होते थे कि मैं इन्हें बंद करा कर रहूंगा। तो क्या हुआ उस दिन जब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी? कौन लोग थे वो? खनन माफिया के लोग थे। खनन माफिया के लोग? क्योंकि मेरे पिताजी उनके काम में रिकॉर्ड बने हुए थे, उनकी बहुत मोटी जो इनकम का जो सोर्स है खनन, वो रुका हुआ था। आपको लगता है यही वजह है उनकी हत्या की? मेरे फादर को मारने में मेन मोटिव ही है, इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं है। विनोद जी, आपको क्या लगता है जो कुछ हुआ उसके पीछे कितने साल का संघर्ष है पालेराम जी का खनन माफियाओं के खिलाफ काम करने का, और कब से आप उनके साथ जुड़े हुए थे? करीब 5 साल से हम खनन माफियाओं के इसमें संघर्ष में जुड़े हैं पालेराम जी के साथ। जो भी कोई कार्रवाई होती थी, जहां वो हमें बताते कि ये कार्रवाई हो चुकी है, पर इसमें अनदेखा किया गया। अनदेखा किया गया? हाँ। तो आप किन किन लोगों के क्या नामजद कंप्लेन करते थे? किसी कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करते थे? किनके खिलाफ? नामजद किया जाता था जी। उसमें राजपाल और उसके 3 बेटे जो थे, चारों के नाम से नामजद किया गया है। जो है जिला अधिकारी को भी इसका सूचना दी जाती थी, लिखित में भी, ऐसे वैसे जाके ऑफिस में भी मिलते थे। मेरे पास कुछ पेपर है मेरे पापा के, और मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। उनके एसडीएम दादरी को भी अवगत कराया गया, एसएसपी महोदय के यहाँ भी शिकायत कराई गई। सभी क्या शिकायत करी थी आपने? क्या पेपर दिखाना चाहते हैं आकाश आप? एक्चुअली मेरे पापा की डेथ के बाद मैंने उनके कुछ पेपर चेक किए, जिसमें मुझे अवैध खनन के बारे में कुछ पेपर मिले हैं, जिसका वो विरोध कर रहे थे काफी समय से।
इन्होंने कुछ एप्लीकेशन वगैरह दी हुई हैं, कुछ हाई कोर्ट में भी इन्होंने भेजा हुआ है, कुछ एसडीएम वगैरह को भी इन्होंने दिया हुआ है। और ये काफी सालों से संघर्ष कर रहे थे अवैध खनन के विरोध में। काफी सालों से संघर्ष था। मोहम्मद अदीब साहब समाजवादी पार्टी की विचारधारा के बड़े करीबी हैं, उनके समर्थन से ही राज्यसभा में आप जीते हैं। आपको ये लगता है कि पालेराम जी की शहादत जो अवैध खनन माफिया के खिलाफ थी और नरेंद्र भाटी के खिलाफ जो कैंपेन चल रही थी दुर्गा शक्ति नागपाल की, उसके चलते उनको हटाया गया है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर जिसने इतनी हिम्मत करी थी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो ये रैकेट चल रहा है उसके खिलाफ उसने हिम्मत दिखाई, हिम्मत जुटाई। मुझे तकलीफ इस बात की है और अफसोस इस बात का है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन उस इशू पे न जाकर एक ऐसा इशू खड़ा करना चाहता है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। मुझे कोई बताए कि कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने शिकायत करी है। ये सिर्फ अपने माफिया के ग्रुप को बचाने के लिए ये बहुत गंदा इल्जाम है। अगर ऐसे ही था तो अखिलेश यादव की सरकार ने न जाने कितने फसाद हो गए और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस पे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? अभी तोगड़िया को यूपी में ले गए थे पुलिस ऑफिसर, वहां पर दंगे खड़े हो गए, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये इस तरह की मजाक करके ये चाहते हैं कि माफिया के काबू से लड़ने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन तरह तरह के। मैं तो उस औरत को, उस ऑफिसर को, जो नौजवान ऑफिसर आई है, उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कम से कम उसने एक कदम तो उठाया था। पिछले 10 साल से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया के सामने है। मैंने खुद चीफ मिनिस्टर से कहा था जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे कि नोएडा एक घपले, घोटाले और बेईमानियों का अड्डा बन गया है। इस पे खास तवज्जो दीजिए जो मायावती साहबा के जमाने में हुआ था। आज लेकिन मुझे लगता है कि आपने एक्शन लेने के बजाय ये गंदा काम किया है कि आपने मस्जिद का बहाना कर दिया। अरे मुझे कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने एहतिजाज किया हो। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल को लेकर जब अशोक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। मीम अफजल साहब, मुलायम सिंह यादव जी तो आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। फूड सिक्योरिटी बिल में आपको उनके समर्थन की बेहद आवश्यकता है और उसके लिए तमाम निगोशिएशंस भी चल रहे हैं। तो आप उनसे कहेंगे नहीं कि इससे तो छवि खराब होगी? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक किसी मस्जिद की दीवार गिराए जाने का मामला है, हम इसको बिल्कुल गलत समझते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसा अदीब साहब ने अभी बात कही, एग्जैक्टली मैं वही बात कहूंगा कि इस तरह की कोई टेंशन, कोई शिकायत कहीं नहीं आई। बल्कि मैंने वो इंटरव्यूज भी देखे हैं जो इस एरिया में लोगों से लिए गए, उसमें मुस्लिम भी थे और नॉन मुस्लिम भी थे। देखे हैं जो इस एरिया में लोगों से लिए गए, उसमें मुस्लिम भी थे और नॉन मुस्लिम भी थे। उन्होंने कहा यहां किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। फिर वहां पर क्या हुआ, किस तरह से हुआ, लेकिन ये बिल्कुल लगता है कि ये एक ऑफिसर ईमानदार थी, यंग है और वो अपना काम कर रही थी। और इसको जिस तरह से हटाया गया है उसके पीछे एक दो बातें मैं जरूर बताऊंगा। पहली बात तो ये कि उसको एलआईओ की रिपोर्ट पर शायद हटाया गया है, और एलआईओ की रिपोर्ट अगर है तो बाद में 2 दिन के बाद डीएम ने रिपोर्ट क्यों दी? दूसरी बात यह, अखिलेश यादव जी खुद ही ये बात कह चुके हैं, और इससे पहले कि अब कहीं भी इस तरह का कोई वाकया होता है जहां कम्युनल फ्लेयर अप होगा, कोई ऐसी दुर्घटना होगी जिससे कम्युनल फ्लेयर अप हो सकता है, सांप्रदायिकता फैल सकती है, वहां पे डीएम को जो है डायरेक्टली जिम्मेदार बनाया जाएगा। तो डीएम तो वहां मौजूद थे, डीएम की इजाजत से ये लेडी जो है वहां गई थी। तो एक्शन अगर उन्हें लेना था तो डीएम के खिलाफ लेना चाहिए था। एडीएम के खिलाफ उन्होंने क्यों लिया? और उधर डीएम को भी चाहिए था कि इमीडिएटली तुरंत कार्रवाई करते। उनकी एडीएम उनसे पूछ करके वहां गई थी और वो भी 2 दिन तक खामोश बैठे रहे। अब जब प्रोफेसर ये जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है जब वो एक्टिव हुई है तो उसके बाद वो भी एक्टिव हो गए और उन्होंने डीएम ने रिपोर्ट दी है। अब ये कौन सी रिपोर्ट सही है? जो पहले एलआईओ ने दी थी वो सही है क्या ये वाली सही है? ये काम देखना तो उत्तर प्रदेश की सरकार का है। लेकिन हमारा मानना ये है कि ये बहाना बनाया जा रहा है एक धर्मस्थल को लेकर के,
और एक ईमानदार अफसर को खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के जुर्म में बाकायदा इसको हटाया गया है और उसको हटाने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। और इस पर हमारी केंद्रीय सरकार ने रिपोर्ट मांगी है उत्तर प्रदेश से, और जब वो रिपोर्ट आएगी तो उसके मुताबिक ही हम लोग कार्रवाई करने के बारे में तय करेंगे। मतलब ये आप दावे के साथ कह सकते हैं कि डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है उत्तर प्रदेश सरकार से? थोड़ा सा खोल दीजिए। ये तो हमारे जो मिनिस्टर हैं डीओपीटी के, उन्होंने खुद ये बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने खुद सुनी है। उसी की बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आने के बाद वो देखेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। नॉर्मली जो स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स देती हैं उसको ठीक माना जाता है, लेकिन उसके दूसरे भी तरीके हैं। उसको वापस भेजा जा सकता है, दोबारा गौर करने के लिए भेजा जा सकता है। उसमें कई कानूनी पहलू हैं जिनका ख्याल रखा जाना जरूरी है। लेकिन हमारा ये मानना है, हमको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक धर्म स्थल को बुनियाद बना करके एक जिम्मेदार अफसर को, एक यंग ऑफिसर को जो ईमानदारी से काम कर रहा है और जिससे यकीनन पूरी फोर्स का मनोबल भी गिरता है, और जो गैर मुनासिब बात है, मेरा ख्याल है ये अखिलेश यादव जी को इस पर बहुत संजीदगी से गौर करने के बाद फैसला करना चाहिए था। बिल्कुल संजीदगी के साथ फैसला करना चाहिए। नूतन ठाकुर जी, आप ऐसी तमाम लड़ाई लड़ रही हैं, आप हाईकोर्ट में भी गई हैं इस मसले को लेकर, आपको क्या नजर आता है पर्दे के पीछे की क्या कहानी है? जैसे देखिए, मुझे तो सबसे पहले यही लगता है कि ये निलंबन एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, और केवल दुर्गा शक्ति जी की ही बात क्यों करूं मैं। उत्तर प्रदेश में अगर पिछले 15 सालों में आप देखेंगे तो निलंबन का अच्छा खासा खेल चलता है, और कागज पे अगर देखिए तो हकीकत कुछ और होती है और जो चार्जशीट दी जाती है वो कुछ और होती है, उसका कहीं वास्ता नहीं होता है हकीकत से। तभी अगर आप देखिएगा कि निलंबन हुए और बाद में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में कितने अधिकारी छूटे, तो ऐसे बहुत कम अधिकारी होंगे जिन्हें किसी तरह की सजा मिली होगी। दुर्गा शक्ति जी के मामले में भी यही होगा, उनकी कोई गलती साबित नहीं होगी। होता है नाराजगी कहीं और होती है और बहाना लिया जाता है इस तरह की चीजों का जिसका कोई आधार नहीं होता है। अगर ऐसी कोई बात रही तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के अगर डिसीजन लेता है तो बिना किसी प्रॉपर रैशनल रीजन के नहीं लेता। कोई अधिकारी नहीं चाहता कि वो कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे सांप्रदायिक तनाव फैले या इस तरह लॉ ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जिसे हैंडल करना मुश्किल हो। उन्होंने कुछ किया भी होगा तो प्रॉपर आकलन के बाद किया होगा। और यहाँ मंदिर और मस्जिद की बात ही नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है जिसमें कहा गया सरकारी जमीन पे कोई भी अवैध धार्मिक निर्माण हो रहा हो उसे ढहाया जाए, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो, फिर इस तरह की बात बेमानी है। क्या कोई अफसर कानून का पालन करता तो उसे सस्पेंड कर देना चाहिए। बिल्कुल, कानून का पालन करना क्या सस्पेंशन का आधार बनता है? हम इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अशोक वाजपेयी जी का, उनको हमारे साथ जुड़ना है, हम उनके जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले रामेश्वर चौरसिया जी के पास चलता हूं जो हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। रामेश्वर जी, सीधा सवाल, क्या इसके पीछे आपको राजनीति नजर आ रही है? लगता है रामेश्वर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, अगली बार उनके पास चलेंगे। मोहम्मद अदीब साहब के पास चलते हैं। अदीब साहब, आपको क्या लगता है किस लिए कर रहे हैं अखिलेश यादव ये सब? मुझे मेरी समझ से बाहर है। मैं सिर्फ ये समझता हूं कि एक बात सामने आ गई है कि उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर या उनकी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। उनको, जैसा भी मीम अफजल साहब ने कहा कि उनको प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए थी। और आज भी सवाल यह है कि एक आदमी को शहीद भी किया गया है इसी खनन के मामले पे। आज इसके बारे में भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। अरे इतना डीप रूटेड करप्शन है, लूट मची हुई है, और उसकी तरफ चीफ मिनिस्टर या सरकार को सोच नहीं है। ये किस तरह की बातें करके और फिर इसको खराब किया जा रहा है मजहब के नाम पे लाकर। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं कि आप मजहब के नाम को लाकर अपने एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी को छुपाना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको उस लड़की को, उस आईएएस ऑफिसर को, नौजवान आईएएस ऑफिसर जब आता है चौरसिया जी, तो वो ईमानदारी से काम करना चाहता है। बिल्कुल, जो ये तजुर्बा हुआ है मेरा कि जो ये उम्र इनकी आती जाती है, ये भ्रष्ट होते जाते हैं और ये फिर सरकार की ट्यून पे गाना गाने लगते हैं।
लेकिन नौजवान ऑफिसर अभी पहली दूसरी पोस्टिंग की थी, वो उसको अभी काम करने की हिम्मत थी, उसने दिखाया था। अभी कुछ दिनों के बाद ये लोग जब बहुत पुराने हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, तो फिर ये सरकार की म्यूजिक पे नाचने लगते हैं। लेकिन ये इंकरेज करना चाहिए ऐसे ऑफिसर्स को, और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को बगैर कोई जवाब दिए हुए उस लेडी को वापस लाना चाहिए, और जो खनन का मामला उसने जो पकड़ा था उसके ऊपर कार्रवाई जारी रखनी चाहिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा नाम देना है। बिल्कुल। रामेश्वर चौरसिया जी, आपसे सीधा सवाल, क्या दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन वापस होना चाहिए? दीपक जी, निलंबन की पहले तो जरूरत नहीं थी। देखिए भाई, ये मामला सही में बोले कि ये दुर्गा शक्ति को वहां भेजा कैसे गया, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक कंप्लेन मुख्यमंत्री हाउस में फैक्स करके लोगों ने किया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री हाउस से, मुख्यमंत्री के यहां से डीएम को चिट्ठी आई और फैक्स आया कि खनन माफिया खनन हो रहा है, इस पर कंट्रोल करें। तब डीएम ने दुर्गा शक्ति को वहां भेजा था खनन रोकने के लिए, तब एक्टिव हुई थी। और जहां तक ये बाउंड्री गिलाने की, इलीगल बाउंड्री की बात है, उनको जब भेजा गया, आप इस पर गौर कीजिएगा, तो ये जा करके वहां मुस्लिम भाइयों को समझाई कि आप या तो परमिशन ले लो, या जो इलीगल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के लैंड पर किए हो उसको गिरा दो। खुद वो मान करके खुद उन्होंने स्ट्रक्चर को हटा दिया, कहीं जेबीसी यूज नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि यूपी में जिस तरह के हालात हैं, पुलिस के अधिकारी मारे जा रहे हैं, अगर इस तरह से अखिलेश जी की सरकार करेगी तो माननीय मुख्यमंत्री को तो चाहिए था उन पर, खनन माफिया पर एक्शन लेना। लेकिन चक्कर क्या है, ये जो खनन माफिया है सपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये रिपोर्ट भी आ रही है, पेपर में भी आ रहा है, और वो इतने प्रभावशाली थे, इसको समझिएगा। उनका निलंबन कब हुआ? ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसे केसेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रांसफर कर देंगे अगर मुख्यमंत्री चाहते। खनन माफिया इतना पावरफुल था कि वो लखनऊ जा करके मुख्यमंत्री निवास बैठ करके संडे को 1:30 बजे रात को, मैंने मॉर्निंग में, सुबह संडे के दिन उसका निलंबन होता है। ये इस बात का प्रमाण है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से विफल हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद ही और सपा की सरकार खुद खनन माफियाओं का साथ दे रही है, इसीलिए ये रुक नहीं सकता। ये बड़ा ही खतरनाक ट्रेंड है। आप एक बात और देखिएगा, यही खनन माफिया ट्रैक्टर चढ़ा दिया था डीएफओ या एसपी पर, जो कंट्रोल करने गए थे मध्य प्रदेश में। तो अभी देखिए चौहान का मर्डर हो जाता है जो कंप्लेनेंट है। इसीलिए मैं मानता हूं कि यूपी में जो कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ रही है, अपराधियों का बोलबाला बढ़ रहा है, खनन माफियाओं का बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे आईएएस अफसर को एनकरेज करना चाहिए था, पुरस्कृत करने चाहिए था। नहीं तो सरकार का और पुलिस का जब मनोबल डाउन होता है तभी ये घटनाएं घटती है। दूसरा सवाल ये उठता है कि आप तब इस एसडीएम को ही आपने सस्पेंड क्यों किया? हमारे यहां भी मैं एक आपको बताऊं, पटना में एक एसपी आया था बड़ा जाबाज, जब वो रेड करने लगा जो नकली दवाओं पर, तो उस पर इतना प्रेशर पड़ा तो उसको ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर की बात समझ में आती है, सस्पेंशन की बात नहीं समझ में आती है। कितना भी दबाव हो, एक आईएएस अफसर को सस्पेंड करके उसका मनोबल आप डाउन कर रहे हैं तो आगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? तो आईएएस लॉबी जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, और अखिलेश सरकार को समझना चाहिए कि इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दे। बाद में इन्हीं के हाथ से पूरा कंट्रोल निकल जाएगा, ये चला जाएगा खनन माफिया अपराधियों के हाथ में, फिर इनके कंट्रोल के बाहर हो जाएगी सारी चीजें। बिल्कुल इनके कंट्रोल के बाहर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नूतन ठाकुर जी, क्या ईमानदार अफसरों के लिए नर्क बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश? मैं बिल्कुल कहूंगी, और ये बहस में मैं सुन भी रही हूं, और मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि जितनी आसानी से कहा जाता कि निलंबन नहीं होना चाहिए था, ट्रांसफर कर देते। सवाल ये उठता आखिर ट्रांसफर ही क्यों? अगर कोई अधिकारी जाता है, जनता का काम करता है, उसे कानून का पालन करने भेजा जाता है। अगर वो 1 साल भी एक जगह नहीं रहता है, वो क्या स्थिति समझेगा नहीं तो वो एक्ट अपॉइंट कैसे करेगा और क्या काम करेगा वो? अगर कोई पुलिस अधिकारी भी जाता है या आईएएस अधिकारी भी, किसी भी आदमी को 4-5 महीने तो वहां की भौगोलिक स्थिति समझने में लगती है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर्स भी जिस तरह दर्जनों के भाव से किए जाते हैं और हर 15वें दिन ट्रांसफर होते हैं, वो भी अपने आप में निलंबन जैसा ही सवाल है। आखिर जनता का क्या होगा? हर अधिकारी जाते, उन्हें ये पता नहीं होता कि मुझे कितने दिन रहना है, तो उन्हें अपने काम में भी रुचि नहीं होती। ज्यादा अधिकारी या तो अपनी
कुर्सी बचाने के चक्कर में रहते हैं, या रहते हैं कि बच बचा के किसी तरह से नौकरी काटनी है, निकल जाओ, निर्णय नहीं ले पाते इस तरह की चीजों में। और शायद यही वजह है कि आम जनता त्राही त्राही कर रही है। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि आम जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है। दीपक जी, हाँ दीपक जी, एक मिनट। हाँ, दीपक जी, मेरी बात को गलत किया गया। मैं ये कह रहा था कि जो खनन माफिया था बहुत दिन से इनके ट्रांसफर में लगा हुआ था, मैं आपको बता दूं, लेकिन इतना उसका प्रेशर था कि ट्रांसफर तो छोड़ दिए, सीधे सस्पेंड करा दिया। मैं खनन माफिया की बात बोल रहा हूं, वो इतना पावरफुल था। मैं नहीं कह रहा हूं कि ट्रांसफर होना चाहिए था। खनन माफिया इतना पावरफुल था कि वो जाकर के सस्पेंड करा दिया। मैं ये बात कह रहा हूं कि कितना प्रभावशाली खनन माफिया है, सरकार पर कितना उसका वर्चस्व है। अगर इस तरह की चीजें चलेगी तो यूपी में जिस तरह के पुलिस अधिकारी मारे जा रहे हैं उसका क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन का जो मनोबल डाउन हो रहा है उसका क्या होगा? इसीलिए मैं मानता हूं कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बनना चाहिए। आईएएस लोगों को इस तरह से परेशान करे, अच्छे अफसर को, तो कल जैसे अभी हमारे एक बड़े भाई सांसद जी बोल रहे थे कि बाद में जाके लोग करप्ट हो जाते हैं और सरकार के ट्यून पर नाचने लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार के चंगुल से इनको मुक्त करना पड़ेगा अगर जो सही काम करने वाले अफसर हैं। नहीं तो पहले साहब आईएएस अफसर और डीएम आते थे तो लगता था पब्लिक उसको सलाम करती थी, पूजा करती थी, लेकिन आज कोई काम करता है तो आप ट्रांसफर कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, उनका मनोबल गिराते हैं। तो कोई आईएएस अफसर क्यों काम करेगा? नया आईएएस अफसर भी काम नहीं करेगा फिर आकर के। बिल्कुल, कैसे करप्शन रुकेगा, कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या सरकार, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो, भविष्य में सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं नहीं घटे। बिल्कुल मेयर अफजल साहब, बिल्कुल आप बोलिए। दीपक जी, मैं एक और तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूं, और मेरा ख्याल है यहां पर अदीप भाई काफी कुछ बातें कही हैं उन्होंने और मुझसे एग्री करेंगे। देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 से ज्यादा ऐसी इबादतगाह हैं जो सरकारी जमीन पर या नाजायज जमीन पर बनी हुई हैं, और चाहे उसमें मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजा हो, इस पर कहीं ना कहीं तो रोक लगनी चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर नाजायज सरकारी जमीन पर कोई मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहा था तो इसकी इजाजत सरकार तो बाद में नहीं देगी। इसकी इजाजत सबसे पहले इस्लाम में नहीं है कि आप किसी नाजायज जमीन पर बिल्कुल जायज और हलाल पैसे से खरीदी हुई जमीन पर मस्जिद बन सकती है। किसी की जमीन हथिया करके या सरकार की जमीन बगैर इजाजत लिए उसके ऊपर मस्जिद नहीं बना जा सकती। अगर उस पर मस्जिद बनेगी तो मेरा ख्याल है उस पर नमाज भी जायज नहीं होगी। तो इसको मैं ये थोड़ा सा आपसे कहना चाहता हूं, और ये मैं मैसेज देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अवाम को कि बहुत सारी चीजों में कभी कभी एक पर्टिकुलर या किसी खास मजहब को इस्तेमाल करके कोई सियासी फायदा हासिल करने के चक्कर में खामख़ाई इस तरह का माहौल पैदा किया जाए, इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए और इससे बचना चाहिए। मुख्यमंत्री नौजवान हैं और हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, देश को उनसे उम्मीदें हैं, उत्तर प्रदेश को उनसे उम्मीदें हैं। उनको इसे नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए। और ये पूरे देश के अंदर जो इसका चर्चा हो रहा है तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। आप लोग अपने चैनल इतने बड़े बड़े चला रहे हैं, सुबह से शाम तक इस पर बहस हो रही है, तो ये ऐसा नहीं है कोई हवा में आ गया है। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि इस सारे मामले का सियासी फायदा उठाने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसा कि कुछ पार्टियां कर रही हैं। मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता हूं, माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। बीजेपी कर रही है, आप ये कह रहे हैं? नीम अफजल साहब ने सही कहा। अब मैंने कहा अगर आप कह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। दीपक जी, हाँ रामेश्वर जी बोलिए। सीधे सीधे आप पर आरोप है, भले से आपका नाम नहीं लिया गया हो। कई चैनल्स पर कई बयान आप देख चुका हूं, उससे लगता है इसमें नहीं दीपक जी, इसमें राजनीति का मामला नहीं है। मैं पहले ही बोल दिया कि जब आईएएस अफसर अपनी टीम के साथ गई, ग्रामीणों से बात की, उनको समझा दिया, तो जो नीम अफजल साहब बोल रहे थे वो सच है कि ग्रामीणों ने खुद मान लिया कि इलीगल पर हम कर रहे थे। उन्होंने परमिशन लेने नहीं गए, उन्होंने खुद डिमोलिश किया। ये तो सराहनीय कार्यक्रम है, सराहनीय काम है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को छुपाने के लिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई छुपाने के लिए इस तरह का सहारा ले रहे हैं जो सांप्रदायिकता का, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हर विफलता के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लेना, इसको कतई हम जायज नहीं ठहरा सकते।
मैं एक बात याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि आपको लग रहा होगा कि ऐसा ही होना चाहिए साहब, मैं इसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक खास सूचना दूं, वो ये है कि हम समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक वाजपेयी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमारे साथ जुड़ने का वादा किया था। हमारी ओबी उनके घर पर खड़ी हुई है, लेकिन वो अभी तक टेलीविजन कैमरे के सामने नहीं बैठे हैं। ये कुर्सी देख सकते हैं आप, अशोक वाजपेयी जी की कुर्सी है जिस पर उनको आकर बैठना है, लेकिन वो अभी तक नहीं बैठे हैं। और उसके अलावा हम तमाम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से टेलीफोन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अखिलेश यादव सरकार का पक्ष सामने रख दे, लेकिन वो पक्ष सामने रखने के लिए नहीं आ रहे हैं। मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से गुजारिश करूंगा कि अगर अशोक वाजपेयी जी नहीं बैठ रहे हैं तो कृपया उनकी खाली कुर्सी को ही दिखाते रहिए, ताकि ये पता लग जाए कि हमने एक पत्रकार के नाते, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल के नाते समाजवादी पार्टी को भी उनका पक्ष रखने के लिए बुलाया था। अदीब साहब, आपको क्या लग रहा है, क्यों भाग रही है समाजवादी पार्टी इन सवालों से? देखिए, अभी भी अफजल साहब ने बहुत बुनियादी बात आपके सामने रख दी है। एडमिनिस्ट्रेशन के ने जो कुछ किया उसके लिए तो हम बोल चुके हैं। मुझे शिकायत एडमिनिस्ट्रेशन से यह है कि इसको जो रंग दिया गया उसकी मुझे शिकायत है। मैं इस चीजों से बहुत घबराता हूं कि जहां पर आप किसी भी चीज को, अच्छे काम को आप मजहब के नाम से ले जाएं। कभी ये बयान दिया जाता है कि साहब पाकिस्तान को फंड दे दो, कभी ये कहा जाता है जुमे की छुट्टी कर दो। यही वो बातें हैं जिसपे मैं समाजवादी पार्टी की मुखालफत करता हूं। जहनी तौर पर मैं सोशलिस्ट हूं, जहनी तौर पर मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन मैं इस तरह की सियासत से बहुत दूर भागता हूं। मुझे शिकायत सिर्फ इस बात की है कि एक जायज काम करने वाली औरत को आपने सस्पेंड कर दिया, उसके खिलाफ एक्शन ले लिया, उसका जवाब देने के लिए आपने एक दूसरा मजहब का सहारा ले लिया और ये कह दिया कि रमजान का मुबारक महीना है और इससे माहौल खराब हो जाएगा। इसी वजह से मैं आपके चैनल पे ये बैठ के कहने के लिए बैठा था कि ये बहुत गलत ट्रेंड हो रहा है। उत्तर प्रदेश को इससे बचना चाहिए। ये मुल्क अब इस मसले को देखे कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए सब बराबर हैं। इसको मजहब का सहारा देके, मजहब का रंग देकर, ये एक उससे बड़ा जुर्म है जो उन्होंने इसको निलंबित करके किया है। ये उससे बड़ा जुर्म है कि आपने एक दूसरा रंग देने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी को सामने आना चाहिए। समाजवादी पार्टी के एक नेता फाइनली बड़ी मुश्किल के साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनका पक्ष हम जानने की कोशिश करेंगे। रामजी लाल सुमन, वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामजी लाल सुमन साहब, सीधा सवाल आपसे कि आखिरकार इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों की गई और दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है, जब डीएम ने खुद कहा कि धार्मिक स्थल की दीवार उन्होंने नहीं गिराई है? ऐसा है, किसी अधिकारी के खिलाफ गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई होती है। इसको कोई सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जा रहा है। सरकार के पास जानकारी के लिए तमाम तंत्र हैं और सरकार कोई पूर्वाग्रह से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। जब उसके बारे में कोई जानकारी हो जाती है सरकार उसी आधार पर कार्रवाई करती है। विद्वेष की भावना से सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। सरकार कार्रवाई करती है गुण-दोष के आधार पर। ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। दुर्गा नागपाल जो महिला है उससे सरकार की कोई रंजिश नहीं है। सरकार विद्वेष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं तो कार्रवाई क्यों कर रही है? जब अगर धार्मिक स्थल की दीवार उन्होंने नहीं गिराई है, डीएम ने रिपोर्ट दे दी है, तो उनका निलंबन वापस क्यों नहीं होता? क्योंकि अखिलेश ने कहा है कि उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की और डीएम कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो किसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई हो रही है? डीएम ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मुख्यमंत्री जो बात कर रहे हैं वो साधिकार बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके पास पुख्ता जानकारी होगी, इसलिए मुख्यमंत्री ने कदम उठाया। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि इन्हीं महिला अधिकारी को सैंड माफिया के खिलाफ, बालू माफिया के खिलाफ वहां पर तैनात किया गया था और नरेंद्र सिंह भाटी जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, जिनको लोकसभा का टिकट मिलने वाला है इस इलाके से, वो खुद उनकी खिलाफत के अंदर खड़े हुए थे। ये पूरी दुनिया जानती है, ये किसी से छिपा हुआ तथ्य नहीं है। ऐसा है, कौन करण माफिया है, कौन क्या कर रहा है, वो अलग सवाल है। सबसे अहम सवाल यह है कि जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ जो शिकायत आती है
सरकार उसकी जांच कराती है। बगैर जांच किए कोई किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन जांच कहाँ हुई जनाब, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, जांच कहाँ हुई, कब हुई, किसने करी, इसका खुलासा कर दीजिए। मैं समझता हूं कि इसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो स्टैंड है वही समाजवादी पार्टी का स्टैंड। नहीं, मुझे बताइए ना, जांच किसने की दुर्गा शक्ति नागपाल की, किसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है? क्योंकि डीएम खुद कह रहे हैं कि धार्मिक स्थल की दीवार उन्होंने गिरवाई ही नहीं है। प्लीज यू कॉन्टेक्ट टू चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आप। समाजवादी पार्टी अलग है, सरकार अलग है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार है, ये भी हकीकत है। अलग होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार है, ये भी हकीकत है, और कंप्लीट मेजोरिटी के साथ पहली बार है उत्तर प्रदेश में। आपको जवाबदेह होना पड़ेगा सुमन साहब। सरकार अलग है, ये समाजवादी पार्टी का कम, सरकार का काम ज्यादा है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार है और आपको जवाबदेह होना होगा पार्टी के तौर पर। ये सवाल आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूछेंगे तो मैं समझता हूँ सही ज्यादा जवाब दे पाएंगे। मतलब आप कन्नी काट रहे हैं सवाल से? हम बिल्कुल कन्नी नहीं काट रहे। नहीं तो आप जवाब दीजिए सीधा। नहीं, हम सीधा जवाब नहीं दे रहे। संगठन अलग है, सरकार अलग है। ये बात दुरुस्त है कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी अलग है, और जब किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच पार्टी नहीं करती, सरकार करती है। नहीं तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ ना, जांच किसने करी रामजीलाल सुमन जी, यही तो जानना चाह रहा हूँ, जांच किसने की दुर्गा शक्ति नागपाल की? डीएम खुद कह रहे हैं कि दीवार उन्होंने नहीं गिरवाई। मेहरबानी करके ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछिए। मुख्यमंत्री जी सवालों के जवाब दे कहाँ रहे हैं, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी को जोड़ना चाहता था। जब मुख्यमंत्री सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं आपसे क्या कहूँ? नहीं, लेकिन जवाबदेही तो बनती है ना, उस जवाबदेही से देश के सामने आप भाग नहीं सकते। आप देश के सबसे बड़े सरकार चला रहे हैं। जिसकी जवाबदेही है उनको सीधा सवाल करिए आप। नहीं, जवाबदेही वाले सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना, इसीलिए तो पार्टी वालों से पूछना पड़ रहा है रामजीलाल सुमन जी। पार्टी वालों से ज्यादा पूछना सरकार वालों से पूछने की ज्यादा सार्थकता। नहीं, सरकार वालों ने तो कहा, आजम खान साहब ने, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, मतलब उत्तर प्रदेश में लूट मची है। आजम खान इस सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, जिम्मेदार आदमी हैं। जिलाधिकारी की क्या रिपोर्ट है, सभी निष्कर्ष निकालने के बाद मुख्यमंत्री ने स्टैंड दिया है, और मैं समझता हूँ प्लीज यू कॉन्टेक्ट टू चीफ मिनिस्टर। आई शुड कॉन्टेक्ट टू चीफ मिनिस्टर। मैं तो रोज कोशिश कर रहा हूँ साहब, आप भी मेरी सिफारिश कर दीजिए। आई विल ट्राई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामजीलाल सुमन साहब। रामजीलाल सुमन साहब के जवाब से आप समझ गए होंगे कि समाजवादी पार्टी इस सवाल से किस तरह से कन्नी काट रही है। रामेश्वर चौरसिया जी, पहले साफ है दीपक जी, भाई एक सवाल साफ है रामजीलाल सुमन जी से आ गया। आप देखिए वहां कोई बुलडोजर नहीं चला है, मैं कहा वो प्रिलिमिनरी स्टेज में था। मुस्लिम भाई खुद मान गए जाने के बाद ईंट बिखरा हुआ है, अगर अधिकारी ने किया होता। अब जांच का जहां तक विषय है तो सीएम खुद आके जांच तो कर नहीं सकते, रिपोर्ट तो डीएम के रिपोर्ट पे ही होता है। डीएम सीनियर अधिकारी है, डीएम की रिपोर्ट आ गई। अब मैं चाहता नहीं था इसको पॉलिटिकल कलर देना, लेकिन आपने चूंकि शुरू कर दिया आजम खान जी के बाद, जिस तरह की भाषा उन्होंने बोला है, ये क्या इंगित करता है? इससे तो अपराधियों का, खनन माफियाओं का, जो लूट कर रहे हैं उनका मनोबल ही बढ़ेगा। तो सरकार चाहती कहां है रोकना? अगर इस तरह जो आज दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ हुआ, मैं वही कह रहा हूं कि अगर इस तरह की प्रवृत्ति सरकार की रही एक्शन लेने की, तो आगे जो भी ईमानदार अधिकारी है, आखिर अधिकारियों को ही ये करप्शन, खनन माफिया, इन सबको रोकना उन्हीं का काम है। सरकार मंत्री डायरेक्ट नहीं आते हैं, ऑर्डर उन्हीं के पास आता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, तब मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से ऑर्डर आया बाई फैक्स डीएम के यहाँ, डीएम ने नागपाल को अधिकृत किया एक्शन लेने के लिए, तो मुख्यमंत्री जी अपने ऑफिस के अधिकारियों को क्यों नहीं सस्पेंड किए? सवाल तो यहां पैदा होता है। सवाल लोगों के कंप्लेन पर आया है। और मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, कौन सी ऐसी ताकत थी वो उसके पीछे कि रात को, संडे की रात को, सैटरडे नाइट, संडे मॉर्निंग 1:30 बजे रात को सस्पेंशन का ऑर्डर आता है? ये अपने बाप में एक बड़ा सवाल है। इसके जवाब से समाजवादी पार्टी भाग रही, वो अलग विषय है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के द्वारा चुने हुए इतने बड़े पद पर है, और इस तरह अधिकारी जो काम करते हैं उनके साथ व्यवहार होगा, तो मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, भाग नहीं सकते वो।
जो आप कह रहे हैं कि मैं फोन कर रहा हूं मिल नहीं रहे, वो नहीं भाग सकते। ये जो चर्चा हो रही, देश में इतना हंगामा मचा हुआ है, ये होम मिनिस्ट्री से माननीय मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को जवाब मांगना पड़ रहा है, छोटा मुद्दा नहीं है। इसीलिए इसको हल्के से भी नहीं लेना चाहिए समाजवादी पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री को। ये देश के आईएएस अफसर में, पुलिस अधिकारियों में एक गलत संदेश जाएगा, और ये प्रवृत्ति जब होगी तो आगे आईएएस अधिकारी सोचेगा 2 बार कि हम अच्छा बने कि बुरा बने, काम करें कि नहीं करें, या सरकार के ट्यून पर आते के साथ नाचने लगे तो फिर देश का क्या होगा, फिर कौन रोकेगा? एक बड़ा सवाल है। माननीय सांसद राज्यसभा के जो उठाए थे, यही सवाल उठाए थे कि अगर इस तरह से होने लगे तो कौन काम करेगा? कोई शुरू में भी काम नहीं करेगा, बाद में भी, वो भी चलो जो सरकार कहती है लूट नहीं, तो लूटने तो आज आईएएस अधिकारी का क्या जाता है, फिर देश का क्या होगा? बड़ा सवाल है। नूतन ठाकुर जी, आपने क्या सोचकर हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, जैसे देखिए, मुझे मेरी याचिका दायर करने के पीछे बस एक मंशा थी, वो ये कि उत्तर प्रदेश में दुर्गा शक्ति नागपाल पहली महिला नहीं है या पहली आईएएस ऑफिसर नहीं है जिन्हें निलंबित किया गया हो, या निलंबन और ट्रांसफर दोनों एक गंभीर मुद्दे हैं और हर आम आदमी इससे प्रभावित होता है। भले कहने को ये सर्विस मैटर होते, लेकिन अधिकारी के क्रियाकलाप का सीधा असर आम जनता पे पड़ता है। और यहाँ तो ये अधिकारी बिल्कुल कानून का पालन कर रही थी, और जिस ढंग से इन्हें निलंबित किया गया वो कतई उचित नहीं कहा जाएगा। और खास करके अभी मैं जितनी भी बहस सुन रही हूँ उसमें सरकार और अखिलेश यादव जी को कहिए, मुलायम सिंह जी को कहिए, कोसा जा रहा है, कहा जा रहा है, गलत है। लेकिन एक मुद्दा जो अपनी जगह पे है और सबसे बड़ा है कि आखिर जो निलंबन के आदेश है वो अखिलेश यादव जी ने नहीं पास किए होंगे, शासन के बैठे वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के द्वारा ही ये निलंबन के आदेश भी पास किए गए होंगे। उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो सही स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराएं। किस आधार पे उन्होंने ये जारी किया, ये देखना उनकी जिम्मेदारी थी कि बिना कारण के आए दिन ऐसा उत्तर प्रदेश में होता है। तो क्या जो अधिकारी ऐसे आदेश जारी करते हैं, अगर कोई निलंबित अधिकारी जब दोषमुक्त होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? आखिर निलंबन की अवधि में भी पैसा अधिकारी को मिलता है। बहुत ज्यादा कहा जाता है कि निलंबन सजा नहीं होती, कहने को सजा नहीं होती, लेकिन अच्छी खासी सजा होती है। और ऐसे अधिकारी जिन्होंने ऐसे आदेश दिए बिना उचित जानकारी के, बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, सेवा नियमों का उल्लंघन करते हुए, सबसे बड़े दोषी तो मेरी नजर में वो हैं, और उनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। ये अफजल साहब, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आपकी सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी, केंद्र सरकार में समर्थन देती है आपको। 1 मिनट में लूंगा, मैं आ रहा हूँ रामेश्वर जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं। अफजल साहब पहले कुछ कहना चाहते थे आपसे पहले। एक मिनट खाली लूंगा, नील अफजर साहब को भी आसानी होगी। एक लाइन में पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, पढ़ लीजिए, चलिए पढ़ लीजिए। सुन लीजिए, आज निकला है पेपर में, देखिए देखिए, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूपीज डिपार्टमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट मिस्टर राजीव कुमार टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया as an officer of the UP government, Nagpal's reinstatement is in the hand of the state government as the rightful disciplinary authority. स्टेट गवर्नमेंट राइटफुल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल रहे हैं जिन्होंने निलंबन का ऑर्डर पास किया। तो ये सही बात है कि अब जब इन्होंने बोल दिया तो मुख्यमंत्री जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री चाहे तो तुरंत निलंबन वापस आ जाएगा। ये आईएएस अफसर भी करेंगे तो मुख्यमंत्री के आदेश से ही अब करेंगे। अब ये मैटर मुख्यमंत्री के कोर्ट में है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के कोर्ट में। अफजल साहब, आपकी सहयोगी पार्टी इस मुद्दे पर अपनी जवाबदेही को क्यों नहीं समझ पा रही? देखिए, हमारी सहयोगी पार्टी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वहां कोई गलती हो तो हम उसकी तायीद और हिमायत करें। हम तत्वों को सामने रख करके बात करेंगे, जो भी करेंगे। मैंने जो बात कही है बहुत खुलकर के साफ अल्फाज में कही है कि ईमानदार अफसर एक काम कर रही थी, हमारा ऐसा इंप्रेशन है। हमारे पास कागजात नहीं है, हमें ये जानकारी नहीं है किसकी बुनियाद पर इनको हटाया गया था। उसके बावजूद ये एक कानूनी प्रक्रिया है कि अगर किसी को हटाया जाता है तो उससे पहले उसको चार्जशीट किया जाता है। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है, कहीं बड़ा दंगा फसाद हो गया हो, लोग मारे गए हों, तो तुरंत कार्रवाई भी कभी कभी चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं और करना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। और अभी हम जो बता रहे हैं और जो अखबारों में रिपोर्ट आई है, जो टीवी पे दिखाया गया, वहां के लोगों ने कहा कि ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। मेरा ख्याल तो यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह भी देखना चाहिए
कि हमारे यहाँ कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके किसी मामले में रिपोर्ट दे देती हैं ताकि वो बाद में कोई बात हो जाए तो अपनी जिम्मेदारी से बच सकें। ये तरीका भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को बिल्कुल असेस करने के बाद ही अपनी रिपोर्ट देना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि किन हालात में ये ऑर्डर किसने पास किया और इनको निलंबित किया और इनको सस्पेंड करने का काम किया, लेकिन कानूनी दायरे में शायद इसकी गुंजाइश दिखाई नहीं देती, इसलिए सब लोग कह रहे हैं। वरना जाहिर है कि हमें कोई समाजवादी पार्टी से बैर तो नहीं है। अभी जो उनके रामजीलाल सुमन जी आए थे, मैं समझता हूं कि वो अगर समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार हैं, उनकी पार्टी के एक जिम्मेदार लीडर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो उन्हें बैठकर के आपके सवालों का सामना करना चाहिए था और तसल्ली करनी चाहिए थी। वो सिर्फ आपके चैनल की तसल्ली नहीं कर रहे हैं दीपक चौरसिया के, वो आपके लाखों जो करोड़ों सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश में आपका चैनल जिस तरह, तो उसकी तसल्ली करने का उनका काम है, तो उनकी जिम्मेदारी थी। अब अगर वो अपनी जिम्मेदारी से बच करके वो सोचते हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर ही इसका जवाब देंगे, तो फिर ये हम जो बैठे हुए हैं किस बात के हैं प्रवक्ता? हमारा काम यही है कि हम सही तत्वों को सामने लाएं, पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखें। अगर हमारी सरकार से कोई गलती हुई है तो हम उसकी सफाई पेश करें। यही एक प्रवक्ता का काम होता है, जो शायद उन्होंने नहीं किया। बहरहाल ये उनका अपना मसला है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक बात तो है दीपक जी, इसमें एक बात देखिए, जिनको सस्पेंड किया गया है इनके पास कई तरीके थे। जैसे ऑफिसर्स एसोसिएशन ने पहले भी खेद जताया, उसके बाद दिल्ली तक आए वो लोग और आकर के यहां पर जो हमारे डीओपीटी मिनिस्टर हैं उनसे भी मिले। उसके अलावा कैट में भी वो जा सकते थे। लेकिन मैं देख रहा हूं कल से इसको कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन जितना बढ़ाया गया है, इसको भी जरा गौर करना चाहिए कि इतना बढ़ाने का शायद जरूरत नहीं थी और इस मसले को बहुत ही ढंग से हल करने की कोशिश करना चाहिए सबको मिलकर के। और ये किसी मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के बगैर सियासत भी नहीं चल सकती। बिल्कुल, रूल करने के लिए ब्यूरोक्रेसी जरूरी है, उसका एतमाद जरूरी है। अगर उसके एतमाद को हम ठेस पहुंचाएंगे, अगर हम उनसे काम लेते हुए उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे जिससे उनमें बददिली पैदा हो, तो मेरा ख्याल है हमें इससे बचना चाहिए। अशोक वाजपेयी साहब, आप आखिरी 2 मिनटों के लिए मेरे साथ जुड़े हैं। आपको 8 बजे आना था, लेकिन आप 8:48 पर आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। जी, चली गई आवाज क्या? नहीं, मेरा सीधा सवाल आपसे, अगर आप इसका जवाब नहीं देना चाहते तो मेरा सीधा सवाल आपसे, कब लेगी निलंबन वापस आपकी सरकार, लेगी या नहीं? नहीं, देखिए, कोई किसी उस पर नाराजगी पर, रंजिश पर नहीं। जो जिस तरीके की घटना हुई, जिस तरीके से वहां एक मस्जिद की दीवार गिराई गई, उससे अगर इस समय रमजान का महीना चल रहा है, तमाम सारी चीजें उसके आप रिपरकशन समझते हैं। अगर इस मामले में कोई भी बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए था, लेकिन एकदम जाकर के अगर कोई गलत दीवार भी तामीर हो रही थी, उसको नोटिस दी जाती है और उसके बाद उनको गिराने को कहा जाता, बजाय स्वयं जाके खड़े होकर गिराना। और इससे पूरे सूबे में जो वो माहौल था वो खराब होता। ये भी तो कहीं वाजिब नहीं था। लेकिन अशोक वाजपेयी साहब, डीएम साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने कोई दीवार गिरवाई ही नहीं। डीएम साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने कोई दीवार गिरवाई ही नहीं। नहीं, दीवार वहां गिराई गई, दीवार गिराने के बाद ही उसी के आधार पर दंडित किया गया और कोई उसके अलावा कोई बात नहीं थी। लेकिन मतलब डीएम साहब झूठ बोल रहे हैं तो उनको भी सस्पेंड करिए। दंडित नहीं, जो देखा जाएगा, जो कोई गलत बयानी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई किस तरीके की बात करेगा तो डीएम पर एक्शन होगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जो जरूरी होगा उसकी जांच होगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसमें कोई भी हो। कि डीएम ने 2 दिन के बाद रिपोर्ट क्यों दी, उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए। वो डीएम है, उनके अंडर में काम करने वाली एसडीएम को सस्पेंड किया गया, उन्हें तुरंत फौरी तौर पर एक्टिव होकर के रिपोर्ट देना चाहिए था। आप बताइए अशोक वाजपेयी साहब, डीएम ने 2 दिन बाद रिपोर्ट क्यों दी और 2 दिन तक सरकार ने रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी उनसे? तत्काल रिपोर्ट देनी चाहिए थी। नहीं, तत्काल रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट देने में आखिर उन्होंने मौका मुआयना किया होगा, सारी चीजों की जांच की होगी। सरकार रिपोर्ट काम आए, वो तो खनन माफिया के प्रभाव में सरकार ने सस्पेंड किया। आप वहां जाकर नहीं, ये बिल्कुल निराधार है, ये मनगढ़ंत, ये निराधार है, मनगढ़ंत है। इस तरह के आरोप लगाना, ये दोषारोपण करना कहीं उचित नहीं। निराधार नहीं, आप जाकर के देख सकते हैं। अशोक वाजपेयी जी, ये देखने की चीज है, मीडिया गलत नहीं दिखाता।
ये जो फोटो आए हैं दिखाए जा रहे हैं, हाँ, गलत लेकिन नहीं ये दिखाए खनन जाते, माफिया कैमरे नहीं, झूठ केवल बोलते। ये आप देख मस्जिद की सकते हैं दीवार वहाँ। गिराने के ऊपर ये दंडित किया गया है। और जब कोई इस तरीके का जो सूबे का माहौल बिगाड़ने का काम करेगा, वो चाहे अधिकारी हो या नेता हो, कर्मचारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसकी शिकायत पर उनको दंडित किया गया है अशोक वाजपेयी जी? किसने शिकायत करी थी? कोई ऑर्गेनाइजेशन बता किसने दीजिए, कहा कोई था कि व्यक्ति दंगे बता हो रहे दीजिए, हैं? कंप्लेन तो किसने किया शिकायत नहीं, करी दंगे हो रहे थी हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल किसी की? कम्युनिटी के लोगों ने कंप्लेन ही नहीं किया। नहीं, वहां के लोगों ने शिकायत किया था कि जिस तरह से मस्जिद दीवार गिराई गई, उस पर वहां की पब्लिक ने, आवाम ने शिकायत किया, आवाम की शिकायत पे कार्रवाई हुई। लेकिन आवाम कह रही है कि वो दीवार उन्होंने खुद तोड़ी, टेलीविजन पर उनका बयान है। खुद ही तोड़ी है। नहीं, वो हो सकता है किसी से, एक दो लोगों से आपने बयान किसी ने करा दिया हो, लेकिन वहां पर दीवार खड़े होकर गिरवाने के कारण ही ये कार्रवाई हुई है और इसके अलावा कोई बात नहीं। और इस सारे प्रकरण की जांच होगी और जांच में जो भी आए गए तथ्य आएंगे, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी के कोई दुराग्रह नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, उनसे कोई नाराजगी नहीं थी। सरकार ने केवल प्रशासनिक आधार पर कार्रवाई किया है और उसको कोई व्यक्तिगत रंजिश या दुर्गा नागपाल जी से किसी तरीके की शासन को कोई अलग से नाराजगी नहीं थी। जो एक्शन उनका था, उस एक्शन से प्रदेश का माहौल खराब हो सकता था। रमजान का महीना चल रहा है, लोग रोजे से रह रहे हो, ऐसे में अगर ऐसी पाक मस्जिद की दीवार गिराए जाने को लेकर के पूरे प्रदेश में उसका माहौल पे असर पड़ता, इसलिए इस कार्रवाई की गई। चलिए अशोक वाजपेयी जी, आप 2 मिनट के लिए जुड़े हमसे, हमने आपसे पूरी बातें करी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ग्रेटर नोएडा के डीएम कहते हैं कि दीवार गिराई ही नहीं गई, अखिलेश यादव कहते हैं कि दीवार गिराई और दुर्गा शक्ति नागपाल ने खड़े होकर गिराई। सवाल उठता है कि यहाँ पर कौन सही है, और सवाल ये भी उठता है कि अगर दुर्गा शक्ति नागपाल पर कार्रवाई हुई है तो किसकी शिकायत के आधार पर हुई है। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर पारदर्शिता की कमी साफ नजर आती है। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।